अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद लेक्चर नंबर 43 फॉर इंटर पार्ट 2 एंड वी आर ऑन अवर यूनिट नंबर 4 दैट इज़ ग्रुप 5th एंड ग्रुप 6th एलिमेंट्स। और कल हम लोगों ने इस क्लास में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की थी अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। हमने कहा था कि नाइट्रिक एसिड को भी प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं। एक तरीके में हम लोग उसको लैब्स के अंदर किस तरह से प्रिपेयर करते हैं और दूसरा तरीका है कि हम लोग उसको किस तरह से प्रिपेयर करेंगे ऑन द कमर्शियल स्केल, यानी कि जब आप लोगों ने उसको लार्ज स्केल पे प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हम लोगों ने स्पेशल एक प्रोसेस पढ़ा था जिसका नाम था हमारे पास बायरक्लैंड एंड आइडिस प्रोसेस। और इसके अंदर हमने मुख्तलिफ चैम्बर्स के थ्रू पास करते हुए नाइट्रोजन जो हमें हमारे एटमॉस्फेयर से मिली थी, हमने उसको नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट किया था। आज हम लोगों का जो टॉपिक शुरू हो रहा है दैट इज़ फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड। कल वाले लेक्चर से ये कंटिन्यू हो रहा है। तो प्रॉपर्टीज़ में हम लोग पहले अगर इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो जो हमारा नाइट्रिक एसिड है वो अगर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, यानी कि डाइल्यूट नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में है, तो वो कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है, यानी कि इसके अंदर एबिलिटी है कि ये बहुत जल्दी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कलरलेस है और दैट फ्यूम्स स्ट्रांगली इन एयर, कि हवा की मौजूदगी में ये बहुत जल्दी फ्यूम्स में चेंज हो जाता है, भाप में चेंज हो जाता है, धुएं में चेंज हो जाता है। इसकी अगर स्मेल की बात करते हैं तो ये पंजेंट स्मेल है इसकी, यानी कि काफ़ी शार्प इसकी स्मेल है। इसकी जो ग्रेविटी है 15 डिग्री सेल्सियस पे, जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है दैट इज़ 1.53। अब हम लोग बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यही इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी कि ये कलरलेस लिक्विड है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, वोलेटाइल लिक्विड है, फ्यूम्स हवा की मौजूदगी में बहुत जल्दी फ्यूम्स बना देता है, और इसके अलावा इसकी पंजेंट स्मेल है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 15 डिग्री सेल्सियस पे ऑलमोस्ट 1.53 है। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको दी गई है दैट इज़ कि ये डीकम्पोज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इवन अगर आप इसे ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पे भी रख रहे हैं, यानी 32 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, इस रेंज में भी रख रहे हैं, तब भी ये जो है अगर लाइट की मौजूदगी, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग लाइट को शाइन किया जाए, स्ट्रॉन्ग लाइट की मौजूदगी में, जैसे सनलाइट वगैरह हो गई, तो उसमें ये डीकम्पोज हो जाता है इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, यानी ब्रेक डाउन हो जाएगा। लेट अस हैव अ लुक एट द रिएक्शन, यानी कि अगर हम लोगों ने 4 मोल्स लिए हैं नाइट्रिक एसिड के और उसके ऊपर लाइट को शाइन किया है एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर, इसको हमने लिया है एक्वियस फॉर्म में, तो ये डीकम्पोज होता है। सबसे पहले तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स बना देगा, ये तो है ही हमारे पास लिक्विड के फॉर्म में। सेकेंडली ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनाएगा 4, और उसके अलावा जो है ये साथ में ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करेगा। सो दिस इज़ हाउ इट डीकम्पोजेज, यानी कि जब इसके ऊपर लाइट शाइन की जाए इवन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, आम टेम्परेचर पे भी, तो तब भी जो है ये डीकम्पोज हो जाता है इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और उसके अलावा इसके अंदर ऑक्सीजन गैस भी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसीलिए ये जो आम हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं अपनी जूनियर क्लासेस में एसिड्स के बारे में, ये उन सब पे पूरा उतरता है, जहाँ पे ये जबकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये शो नहीं करता है। ये नॉर्मल वे में रिएक्ट करेगा बेसिक ऑक्साइड्स के साथ, या फिर हाइड्रोक्साइड्स के साथ, या फिर कार्बोनेट्स के साथ, और बना देता है उनके रिस्पेक्टिव सॉल्ट, यानी कि जिस भी ऑक्साइड के साथ जिस भी ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड या फिर कार्बोनेट के साथ वो रिएक्ट करता है, उनके साथ ये नॉर्मल रिएक्शन शो करता है, और ये फिर बना देता है, कन्वर्ट कर देता है उनको सॉल्ट्स के अंदर। जिस तरह के हमारे पास है नाइट्रिक ऑक्साइड, अगर हम लोग लेते हैं और उसका अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड के आपने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, कैल्शियम ऑक्साइड आपने लिया, दोनों को आपने एक्वियस फॉर्म में लिया है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके, हाइड्रोजन के क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स थे, 2 एटम्स थे, तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का सिंगल एटम मिलके इन्होंने वाटर मॉलिक्यूल बना लिया, दैट इज़ अ लिक्विड। और ये जो कैल्शियम था, क्योंकि ये अकेला रह गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन चली गई है, तो कैल्शियम जो है ये यहाँ पे नाइट्रेट के 2 ग्रुप्स हैं, उन दोनों के साथ अटैच होगा
और कैल्शियम नाइट्रेट जो कि एक सॉल्ट है उसके वो बना देगा। सो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि जो बेसिक ऑक्साइड के साथ यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब इसने रिएक्ट किया है तो साथ में इसने रिलीज़ किया है वाटर का मॉलिक्यूल और साथ में इसने रिलीज़ किया है एक सॉल्ट को। इसी तरह अगर हम लोग इसका रिएक्शन देखते हैं विथ अल्कली यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं नाइट्रिक एसिड का, इसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। दोनों को हमने लिया है एक्वियस फॉर्म में। तो ये क्या करेगा, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्साइड ग्रुप है ये इस हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर वाटर का मॉलिक्यूल बना देता है, दैट इज़ ऑब्वियसली अ लिक्विड। और इसके बाद सोडियम जो है वो इस नाइट्रेट के ग्रुप के साथ मिलकर सोडियम नाइट्रेट बना देगा इन एक्वियस फॉर्म, ये एक्वियस फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ पे भी अगर आप चेक कर लें तो ये अल्कली है, उसके साथ उसने रिएक्ट किया है एक एसिड ने, और ये इसने नॉर्मल अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो किया है कि जिसमें उसने एक सॉल्ट बनाया है और साथ में उसने वाटर का मॉलिक्यूल को रिलीज़ किया है। अगर इसी तरह से हम लोग देखते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ ये किस तरह से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं नाइट्रिक एसिड के और इसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो फिर किस तरह से रिएक्ट करता है कि ये सोडियम जो है नाइट्रेट ग्रुप के साथ अटैच हो गए सोडियम नाइट्रेट बना देगा, साथ में हमें मिलेगा वाटर का मॉलिक्यूल, सोडियम नाइट्रेट ग्रुप के साथ अटैच होगा और सोडियम नाइट्रेट के 2 मॉलिक्यूल्स बना देगा। ठीक है, साथ में ये हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ से ऑक्सीजन का एक एटम को लेके वाटर का मॉलिक्यूल बना देगा। और साथ में यहाँ पे क्योंकि कार्बन के साथ अब 2 ही ऑक्सीजन एटम्स रह गए हैं, एक ऑक्सीजन एटम ऑलरेडी चला गया है वाटर के पास, तो ये क्या बना देगा साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस। तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास जो वाटर है तो वो तो है ही लिक्विड, ये बाकी के हमारे पास एक्वियस फॉर्म में आ गए हैं। तो ये थी इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है जो एग्जिबिट करता है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स को, यानी कि ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलकर इसने वाटर और सॉल्ट रिलीज़ किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर इसने वाटर और सॉल्ट रिलीज़ किया है, और कार्बोनेट के साथ मिलकर इसने सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ किया है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो मैंने पहले भी बताया है फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि ये लाइट की मौजूदगी में इजीली डिकम्पोज हो जाता है, इसीलिए ये जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी काम कर सकता है। किस वजह से, क्योंकि इसकी एबिलिटी है कि ये इजीली जो है डिकम्पोज हो जाएगा लाइट की मौजूदगी में। तो लेट अस हैव अ लुक अगेन at the reaction in which it decomposes। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं नाइट्रिक एसिड के। जब हम लोगों ने इसके ऊपर लाइट्स को शाइन किया है, इट इज़ इन द एक्वियस फॉर्म, तो ये तो पहले ब्रेक करता है और बनाता है वाटर का मॉलिक्यूल, साथ में ये बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में ऑक्सीजन का सिंगल एटम जो है ये स्टेबल नहीं होता, इसकी आगे यही कोशिश होती है कि फटाफट किसी और कंपाउंड के साथ ये ऐड हो जाए। तो ये वो वाला इसने ऑक्सीजन का एटम जो है वो बना दिया। अब जब हम इसको ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यहाँ पे काम करता है, और क्योंकि वो ऑक्सीजन इस नाइट्रिक एसिड में है तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नाइट्रिक एसिड है ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल की, तो ये जो है उनके साथ मिलके नॉन मेटल को साथ अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो उनके साथ मिलके कोरेस्पॉन्डिंग उनके नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स बना देगा। जैसे कि पहला हमारे पास अगर नॉन मेटल है कार्बन, जो कि हमने लिया था सॉलिड फॉर्म में, उसके साथ हम लोगों ने ऐड किए हैं 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड इन द एक्वियस फॉर्म। अब ये किस तरह से उसको ऑक्सीडाइज करता है कि कार्बन के साथ यहाँ से ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएगी, CO2 बना देगा। ठीक है, साथ में आपके पास वो वाली ऑक्सीजन जो थी वो यहाँ पे आके अटैच हुई थी, CO2 बना दिया। साथ में 4 मॉलिक्यूल्स हमारे पास बने थे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, साथ में 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास बने थे वाटर के। सो इस तरह से इसने ये जो कार्बन था उसके साथ ऑक्सीजन को ऐड करके उसको ऑक्सीडाइज कर दिया था, और ख़ुद जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर जो है एक्ट किया था इसने। सिमिलरली अगर हम लोग सल्फ़र लेते हैं सॉलिड फॉर्म में और उसके साथ हम लोग डालते हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड को,
तो सल्फ़र को भी ये कर देगा, ऑक्सीडाइज़ कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि सल्फ़र डाइऑक्साइड या सल्फ़र ऑक्साइड बनाने के बजाय ये बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। तो यहाँ पे भी चूँकि सल्फ़र के साथ आके ऑक्सीजन अटैच हुई है तो वो क्या हो गया है, वो ऑक्सीडाइज हो गया है। उसके अलावा क्या बनेगा हमारे पास, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और साथ में हमारे पास बनेंगी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो जब भी ये ब्रेक डाउन हो रहा है, जब भी ये डीकम्पोज हो रहा है, तो आप अगर जनरली इसके कंटेंट्स देखें तो एक उसने वाटर का मॉलिक्यूल, एक तो उसने वाटर के मॉलिक्यूल बनाना है, सेकेंडली उसने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनानी है और थर्ड उसके पास ऑक्सीजन होगी जो उस नॉन मेटल के साथ जाके अटैच हो रही है और उसको ऑक्सीडाइज कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच हुई थी, साथ में वाटर का मॉलिक्यूल और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन जो थी सल्फ़र के साथ अटैच हुई थी और सल्फ्यूरिक एसिड बना था, साथ में हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स अटैच हुए थे और साथ में क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल। तो यानी जब वो डीकम्पोज हो रहा था उसका जनरल हम लोगों ने रिएक्शन पहले ही ऊपर लिख दिया है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि ये वाले प्रोडक्ट्स बनेंगे। इसी तरह अगर हम लोग एक और हमारा लेते हैं नॉन मेटल जो कि है सल्फ़र, और उसके अंदर अगर हम लोग 5 मॉलिक्यूल्स डालते हैं नाइट्रिक एसिड के, तो ये किस तरह से फास्फोरस को करेगा, ये जो है फास्फोरस का H3PO4 बना देगा। ठीक है, ये इसका फास्फोरस का एसिड बना दिया इसने H3PO4, साथ में वही वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज़ होंगे और साथ में जो है 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होंगे। यानी कि एक जो अगर आप देख लें यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड आएगा, यानी कि जो नॉन मेटल था उसके साथ ऑक्सीजन को अटैच करके उसने उसको ऑक्सीडाइज कर लिया है, पहला चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे और थर्ड यहाँ पे क्या आएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस जो है वो डिकम्पोज होने की वजह से बनेगी। तो ये तो हो गए थे नॉन मेटल्स की बातें। यहाँ पे तीनों नॉन मेटल्स थे जिनकी हमने एग्जांपल ली हैं, जिसमें कार्बन है, सल्फ़र है और फास्फोरस है। तीनों को ऑक्सीडाइज कर दिया था उसने। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो नाइट्रिक एसिड है अगर इसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं मेटलॉइड्स के साथ, तो मेटलॉइड्स के साथ ये किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो जब हम मेटलॉइड्स के साथ इसका रिएक्शन देखते हैं तो मेटलॉइड्स हम लोग यहाँ पे बेसिकली 2 ले रहे हैं, एक है आर्सेनिक और दूसरा है एंटीमनी। उनको भी ये कोरेस्पॉन्डिंग एसिड बना देता है उनके साथ मिलके नाइट्रिक एसिड और इस तरह से उनको वो ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे कि अगर आर्सेनिक हमारे पास मेटलॉइड है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, इसके साथ अगर मैं डाल देती हूँ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड के, ठीक है, तो ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये आर्सेनिक का पहला एसिड बनाएगा। ठीक है, H3AsO4, दिस इज़ एन एसिड ऑफ आर्सेनिक। ठीक है, और ये भी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है आर्सेनिक के, क्योंकि आर्सेनिक के साथ ऑक्सीजन के एटम्स अटैच हुए हैं, यानी कि ये ऑक्सीडाइज हो गया है। फिर उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे वही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 5 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और साथ में वाटर के सिंगल मॉलिक्यूल बनेगा। तो यानी कि बाकी के एक ऑक्सीजन किसी मेटलॉइड के साथ अटैच हुई है, बाकी वही वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उनके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट्स। के नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट्स आपने कितने लिए हैं उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स चेंज होते रहेंगे। इसी तरह अगर आप लेते हैं एंटीमनी को, इट्स सिंबल इज़ Sb, सॉलिड फॉर्म में आपने लिया है एंटीमनी को। इसके अंदर आप 5 मॉलिक्यूल्स डालते हैं नाइट्रिक एसिड के। ये याद रखिएगा कि यहाँ पे नाइट्रिक एसिड जो है वो एक्वियस फॉर्म में है, तो वो एंटीमनी का भी जो है एसिड बना देगा, यानी कि उसको ऑक्सीडाइज कर दिया है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, H3SbO4 प्लस ये एंटीमनी का उन्होंने एसिड बना दिया है, साथ में वही 5 मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होंगे, रिलीज़ करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के और 1 मॉलिक्यूल रिलीज़ करता है वाटर का। तो यहाँ पे आप देख लें कि चाहे वो नॉन मेटल्स को कर रहा है ऑक्सीडाइज, चाहे मेटल्स को कर रहा है ऑक्सीडाइज, लेकिन उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें से 2 प्रोडक्ट जो हैं वो सेम रहेंगे, यानी कि एक जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का और एक वाटर जो मॉलिक्यूल है वो ज़रूर जब जब ऑक्सीडाइज कर रहा है नाइट्रिक एसिड तो वो ज़रूर रिलीज़ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है जब वो डिकम्पोज होता है तो यही दोनों चीज़ें साथ बनती हैं और थर्ड फॉर्म पे वो थर्ड नंबर पे वो ऑक्सीजन का एटम बनता है जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा।
तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने चंद प्रॉपर्टीज़ की हैं नाइट्रिक एसिड की, जिसमें हम लोगों ने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात की है। उसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज़ चंद हमने देखी हैं कि किस तरह से ये डिकम्पोज होकर ऑक्सीडाइज, पहली बात हमने देखी कि ये डिकम्पोज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। दूसरी बात हमने ये देखी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर एक्ट करता है, और जब हम लोग इसको रिएक्ट करवाते हैं बेसिक ऑक्साइड के साथ या हाइड्रोक्साइड के साथ या फिर कार्बोनेट के साथ, तो ये किस तरह से सॉल्ट्स प्रोड्यूस करता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह हमने देखी है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर जब काम करता है तो ये ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और वो जो ऑक्सीजन का एटम जो इसने रिलीज़ किया था, वो चाहे आगे नॉन मेटल है चाहे मेटलॉइड है, उसके साथ मिलके उसको ऑक्सीडाइज करेगा, और साथ में जो है हमारे पास वही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज़ होंगे और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज़ होंगे। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई इशू है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।